हम अभी मौजूद हैं साहित्य के कुंभ यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में। और यहाँ पे हमारे साथ हैं इंडिया के पहले नोबेल पीस प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी सर। और इनकी खास बात यह है कि अभी 10 साल हो चुके हैं पूरे, और इनकी आत्मकथा यानी कि दिया सलाई इन्होंने यहाँ पे जयपुर की जनता के बीच में पेश की है। जानते हैं कैलाश आपसे, दिया सलाई इसको आने में 10 साल का समय क्यों लगा, और इसके पीछे जो आपका विजन है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मेरे आंदोलनों के दौरान मुझे बहुत कम वक्त मिलता है कि मैं लिखूं। लोग कहते थे कि आप किसी राइटर को, घोस्ट राइटर को बुलाइए, रख लीजिए और वो लिख लेगा। लेकिन मैं जो अपनी भावनाएं, अपनी अनुभूतियां हैं, मेरे शब्दों में ही मैं व्यक्त करना चाहता था। और मैं बहुत सालों से पत्र पत्रिकाओं में लिखता था। मेरी कई किताबें हिंदी और अंग्रेजी में आ चुकी थी पहले भी, जो मैंने खुद लिखी, तो उसमें वक्त लगा। लेकिन दरअसल 10 साल की तो ये पूंजी नहीं है। ये तो बचपन से जितनी भी चीज़ें मुझे याद रहीं और मेरे साथियों को याद रहीं, उसको सबको संजोकर फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको लिखा, तो इसलिए वक्त लग गया। थोड़ा सा और हमें डिटेल में अगर हम बताना चाहें कि क्या दिया सलाई में पढ़ने को मिलेगा और ये नाम क्यों रखा गया है। देखिए, आत्मकथा लिखना बहुत चुनौती भरा काम है। किताबें लिखना आसान है, या किसी के जीवन की गाथा लिखना आसान है। आत्मकथा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप ईमानदार रहिए अपनी लेखनी के प्रति। दूसरों से जब कोई लेखक लिखवाता है तो वो प्रशंसा की वजह से या श्रद्धा की वजह से वो शब्द या वो वाक्य नहीं लिख पाता जो खुद को लिखने होते हैं। तो एक शीशे की तरह, एकदम जो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, उसकी तरह होती है आत्मकथा। दूसरी चीज़ मेरे साथ ये थी कि जो मेरा अपना एक पर्सनल या व्यक्तिगत जीवन है और जो मेरा एक सार्वजनिक सामाजिक जीवन है, वो अलग अलग नहीं है। वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से रचे गुथे हैं कि अलग अलग करके उनके धागों को निकाल के पिरोना बहुत मुश्किल काम था। दिया सलाई मेरे जीवन के संघर्षों के साथ साथ उपलब्धियों की कहानी है। मेरी खुशियों की, मेरी तकलीफ़ों की, मेरे परिवार की तकलीफ़ों की, मेरे साथियों की शहादत की, उनके समर्पण की कहानियाँ हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अदृश्य, अनसुने इंसान हैं और थे बच्चे, जो पत्थर की खदानों में, ईंट के भट्टों में, वेश्यालयों में, घरों में, खेतों में, खलिहानों में गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, जिनका कोई चेहरा, कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं थी। उसको आवाज़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी तो लोगों को आसान लगती है, लेकिन जब दुनिया में कोई इस विषय पे काम नहीं कर रहा था, आज से लगभग 45 साल पहले, तो उसको सोच के कर पाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ थी। क्योंकि लोग सोचते थे कि ये तो साधारण बात है, गरीब के बच्चे हैं, तो गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्या बुरा है। तो ये मुश्किल था सब कुछ। हमारे ऊपर हमले हुए, अस्पतालों में हम पड़े रहे, हमारे साथी अस्पतालों में पड़े रहे। बहुत तकलीफ़ हुई जब मैं अपने पहले शहीद धूमदास के मृत शरीर को अपनी गोद में लेके, कंधे पे लेके अस्पताल से आया और उसको शमशान में ले गया। अभी तक ऐसा लगता है कि उसका बोझ मेरे ऊपर है। मुझे बहुत खुशी हुई जब वो माएँ आशा खो चुकी होती हैं, खो चुकी थी कि वो अपने बेटी को या बेटे को कभी गले से लगा पाएंगी, जो 10 साल पहले चुराया गया था। और जब वो मिलती हैं और खुशी के मारे रो पड़ती हैं, तो मुझे उन माँओं के आंसुओं में, खुशी के आंसुओं में लगता है कि यही सत्य है, यही परमात्मा है, यही आनंद है। मुझे नहीं पता कि साधु संत महात्मा कहने वाले लोगों में कितने लोगों ने कभी ईश्वर के दर्शन किए हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये महसूस करता हूँ, मैं किसी और से तो नहीं कहता, लेकिन महसूस करता हूँ कि मैंने हज़ारों बार, कम से कम नहीं तो 50, 60, 70 हज़ार बार उस ईश्वर के दर्शन किए हैं। जब वो बच्चा
पहली बार एहसास करता है कि वो आज़ाद है, अपने माँ बाप से, भाई बहन से मिल सकता है या मिल सकती है। और वो लड़की अपने माँ बाप से चिपटती है। पिता से चिपटी हुई बच्ची को मैं देखता हूँ, दोनों रोते हैं। मुझे लगता है अगर ईश्वर यहाँ नहीं है तो फिर और कहीं भी नहीं है। तो ये खुशियाँ भी हैं। तो सब तरह की चीज़ें उसमें हैं। बहुत घर के लोगों की कहानियाँ हैं जो मुश्किलें उन्होंने झेली। सुमेधा जी ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने और मेरे साथियों ने। ऐसे साथियों की कहानियाँ हैं कि जिन्होंने धोखा दे दिया, वो बहुत मुश्किलों में हमें डाल दिया। वो कहानियाँ हैं जहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें बदनाम किया गया और पाकिस्तान का एजेंट, कभी CIA का एजेंट, कभी किसी का एजेंट बताते रहे वो लोग जो प्रभावशाली सत्ता में बैठे लोग थे। तो लेकिन उन बड़ी बड़ी यात्राओं की कहानियाँ हैं जब हम ग्लोबल मार्च शुरू करके और 103 देशों से गुजरते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुँचे, जिनेवा के उनके हेडक्वार्टर में। और वहाँ पर हमने एक आवाज़ उठाई कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। वो कानून बना। तो ऐसी कहानियाँ हैं। कैसे कैसे हुआ है सब कुछ। राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से पहले भी मेरी मुलाकात होती थी, लेकिन पहले मुझे कई बार महीनों लग जाते थे टाइम लेने में, मांगने में। कई बार तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DM के यहाँ, SDM के यहाँ बैठे हैं, घंटों बाहर आ गए, टाइम ही नहीं दे रहा मिलने का। और नोबेल प्राइज़ के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मैं वही हूँ, वही बातें कर रहा हूँ, वही काम करता रहा। लेकिन अब वो IAS ऑफिसर्स और DM फ़ोटो खिंचवाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ हमने आपके सेशन में भी, आपने एक बहुत खूबसूरत किस्सा बताया था कि जब आपको नोबेल प्राइज़ मिला तो आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि आप वो विजेता बन चुके हैं। तो उस प्राइज़ के बारे में, वो जो आपकी जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि नोबेल पीस प्राइज़ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये कैसे मिलता है और भारतीयों को इससे पहले कोई अनुभव भी नहीं था उस तरह का। किसी भारतीय जो भारत में पैदा हुआ, यहाँ काम करता है, उसको प्राइज़ तो वो मिला नहीं, पीस प्राइज़। तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो जिस समय एक बार अखबार में खबर छपी कि भारत के 2 लोगों का नाम नोबेल प्राइज़ के लिए चल रहा है, जिसमें मेरा नाम भी था, तो मुझे सोचा किसी ने ऐसे ही कर दिया होगा। ये नोबेल प्राइज़ मिलने की 7-8 साल पहले की बात है। शायद जब ग्लोबल मार्च हमारा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, तो लोगों ने ये बात फैला दी होगी। तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे मिला है। मेरे पास एक पत्रकार का फ़ोन आया तो मैं ढूंढने लगा कि किसी और को नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि पत्रकार महोदय ने उत्साह में ये नहीं कहा अपना पूरा सेंटेंस कि कैलाश जी आपको नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्होंने कहा कैलाश जी नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़। तो मैंने सोचा किसी को नोबेल प्राइज़ मिल गया, हो सकता है भारतीय को मिला हो, तो मैं और खुश हुआ। अरे किसी भारतीय को मिला है तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है, गर्व की बात। तो मैं ढूंढने लगा गूगल में, लेकिन वो तब तक गूगल में मेरा नाम नहीं आया था। लेकिन खबर फैल गई और थोड़ी देर में तो फिर मेरे साथी आ गए, चिपट गए, रोने लगे। मैं समझ गया कि फिर मुझे ही मिला है। तो ये एक ईश्वर की कृपा है, भारतीय लोगों का प्रेम है मेरे लिए। तो ये है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि कैलाश शर्मा से कैलाश सत्यार्थी तक कैसे पहुँचे? देखिए, बचपन से ही मैं अपने घर में, रिश्तेदारों में ये देखता था कि वो बड़ा छुआछूत करते हैं। वो सब ब्राह्मण परिवार थे। तो ब्राह्मण होने के नाते वो जो, अब जिन्हें हम आजकल दलित कहते हैं, उस समय उन्हें हरिजन कहा जाता था। वो अछूत माने जाते थे। वो लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, चाय की दुकान पे चाय या पानी नहीं पी सकते थे, किसी की छाया, उनकी छाया अगर किसी पर पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये सब देखते देखते मेरे मन में आया कि कुछ गलत हो रहा है। तो जब मैं 15 साल का था तो मैंने एक भोज आयोजित किया, उन बहनों, उन माँओं को बुलाकर जो हमारा पैखाना साफ़ करती थी। खुले पैखाने हुआ करते थे, तो वो लेट्रिन को एक टोकरी में भर के सिर पे लाद के ले जाती थी कहीं डालने के लिए। तो बहता रहता था उनके ऊपर और वो अपना मुंह एक हाथ से पोंछती थी, एक हाथ से पकड़े रहती थी। ये सब मैंने देखा अपने घर के बाहर ही। मुझे कष्ट होता था बहुत। तो मैंने सोचा कि ये माएँ खाना बनाएं और जो नेता हैं बड़े बड़े, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
छुआछूत बुरी बात है, गांधी जी ने छुआछूत खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया, हम छुआछूत खत्म करेंगे। मैंने सोचा ये ईमानदार लोग हैं और ये अगर खाना खाते हैं बैठ के उनका बनाया खाना, तो ये प्रथा खत्म हो जाएगी हमारे शहर में कम से कम। तो जब आयोजन किया भोज का, कुछ चंदा इकट्ठा करके, वो माताएं बहनें तैयार हो गईं, एक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे भोजन रखा गया, भोज रखा गया, नेताओं को आमंत्रित किया हमने, उन्होंने हाँ हाँ करके बड़ा उत्साह दिखाया। लेकिन रात लगभग 10, साढ़े 9, 10 बजे तक एक भी नेता या प्रतिष्ठित, तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ नहीं आए भोजन करने। तो बहुत कष्ट हुआ हमको। हम घर आए लौट के, मैं घर गया तो मेरे घर में मेरे रिश्तेदार ब्राह्मण जो थे वो बैठे हुए थे। वो बहुत धमकी दे रहे थे कि पूरे परिवार को जाति निकाला दे देंगे। मैंने भी काफ़ी बहस की उनसे। तो अंत में तय हुआ कि मैं ही अकेला, मुझे जाति से निकाल दो, मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया। तो मुझे एक कमरा दे दिया गया, उसमें मैं भोजन पहुंच जाता था, पानी पहुंच जाता था, हम लोग में मैं रहता था अकेला। मेरी माँ बहुत तकलीफ में रहती थी, मैं सबसे छोटा था। तो हमारी रसोई में जब खाना बनता था तो हम लोग सब बैठ के साथ में खाते थे, लेकिन वो बंद हो गया रसोई में खाना, उनके साथ खाना। तो मेरे साथ तो ये हुआ कि ना तो मैं ब्राह्मण रह गया उस हिसाब से, और ना ही मैं हरिजन बन पाया उस हिसाब से, अछूत। तो लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत भीतर से मजबूत बनाया, मेरे संकल्प को मजबूत बनाया। और मैंने बचपन से ये सीख लिया कि जो लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, बहुत जिसे हम कहते हैं विवेकशील लोग हैं, साधु संत महात्मा अटरम गटरम, यहाँ तक कि माँ बाप भी जो कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि न्यायपूर्ण हो, सत्य हो, जरूरी नहीं कि वो सच हो। वो एक झूठ है जो सदियों से चली आ रही है। तो मैंने सवाल उठाना सीखा, जो भी अन्याय या जो बुराई थी, स्त्री और पुरुष के बीच के भेदभाव, बच्चों को नेग्लेक्ट करना, जाति पाति, हिंदू मुसलमान ईसाई, छुआछूत, ये सब चीज़ों को मैंने एक दिन में ही तिलांजलि दे दी जब मैंने अपना नाम बदल दिया शर्मा की जगह और सत्यार्थी रख लिया। और सत्यार्थी का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई सत्य पा लिया हो। सो स्टूडेंट ऑफ ट्रूथ, जो व्यक्ति सच जानने के लिए अभी भी लगा हुआ है, क्रियाशील है, वही सत्यार्थी है। तो कोई कहता है कि मैंने जीवन में सच पा लिया, बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं हिंदुओं के, मुसलमानों की, ईसाइयों के, यहूदियों के, कि सत्य की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। हाथी पे बैठ के कभी कहते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठ के कभी कहते हैं। तो मुझे हंसी आती है। मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूँ किसी का, लेकिन सत्य जब आप पा लेते हो तो शब्द खत्म हो जाते हैं। वो केवल एक अनुभूति है, एहसास है, जिसको महसूस किया जा सकता है। अगर उसको शब्दों में आप व्यक्त करोगे तो वो सत्य नहीं होगा, वो सत्य की परिभाषा हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल भी रहा शुरू से और एक स्पिरिचुअल भी रहा, और इसी वजह से मैंने अब पहला दुनिया में एक ऐसा आंदोलन जो करुणा के वैश्वीकरण का आंदोलन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन है, वो शुरू किया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितनी समस्याएं आज हैं, उनमें से जो भी समाधान ढूंढे जा रहे हैं, उन समाधानों में से समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पर्यावरण का सत्यानाश हो गया, विनाश हो गया। अब पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ और तरीके ढूंढो, ये चक्र चल रहा है, दुष्चक्र। तो हमने कहा कि समाधान मूलक सभ्यता पैदा होनी चाहिए समाज में, और वो करुणा के माध्यम से होगी। करुणा दया नहीं है, कृपा नहीं है, परोपकार नहीं है। करुणा है दूसरे की तकलीफ या समस्या को अपनी तरह महसूस करके उसे दूर करने के लिए जद्दोजहद करना, जो संभव हो करना, क्योंकि आपकी समस्या और दूसरे की समस्या एक हो जाती हैं, तभी हम एक दुनिया को बेहतर दुनिया बना सकते हैं, शांतिप्रिय बना सकते हैं, और मैं ऐसा करके रहूँगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि कंपैशन से कहीं ना कहीं हर चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है, और साथ ही
इनकी जो आत्मकथा है उससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपको कहानी हर कोई लिख सकता है, पर अगर आपको अपनी आत्मकथा दूसरों तक पहुंचानी है तो उसे खुद लिखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपकी संघर्ष की जो कहानी है, साथ ही में जो भी आप जितना भी आपको सक्सेस मिला है या फिर आपका जो स्ट्रगल रहा है वो सही मायने में दर्शकों के सामने या फिर आपके जो रीडर्स हैं, लोग हैं, उनके सामने उसी तरीके से आ सकता है। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जय।